हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग अपने चैप्टर को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। और आज हम लोग शुरुआत करेंगे अपने सबसे पहले टॉपिक से। टॉपिक का नाम होगा डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है, पहले हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। डेफिनेशन है यहाँ पे स्टिमुलाई के लिखा हुआ, चेंजेज इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुलाई। मतलब कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास जो भी बदलाव होते हैं, जो भी चेंजेज होते हैं, उसके प्रति हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि एक्शन लेते हैं। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्टिमुलाई। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसे अभी गर्मी है, जैसे अभी गर्मी है तो हम लोग आराम से एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, फ़ैन चलाते हैं, है ना। लेकिन जैसे ही जाड़ा आ जाएगा तो क्या हम लोग कूलर, एसी, फ़ैन ये सब चलाएँगे? नहीं चलाएँगे। यानी कि इन्वायरमेंट में क्या हुआ, बदलाव हुआ ना, चेंज हुआ ना। जैसे गर्मी था तो जाड़ा आ गया, गर्मी था तो हम लोग कूलर, पंखा, एसी सब चला के सोते थे रात में। लेकिन जब जाड़ा आ गया तो क्या हम लोग पंखा, एसी, कूलर अभी भी चला के सोएंगे? नहीं सोएंगे। मतलब कि इन्वायरमेंट में जब चेंज आया तो उसके प्रति हम लोगों ने क्या किया, चेंज अपने आप को भी किया, रिस्पॉन्ड किया हम लोगों ने। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई का मतलब हो गया कि हमारे आसपास यदि कुछ बदलाव होता है, चेंज होता है, तो उसके प्रति हम लोग भी अपने आप को चेंज कर लेते हैं। यही हमारा कहलाता है स्टिमुलाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। क्या हर लिविंग थिंग अपने आसपास हो रहे बदलाव के अकॉर्डिंग भी अपने आप को बदलता है? बिल्कुल बदलता है। मतलब कि चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे हम ह्यूमन बींग हो, हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो भी बदलाव होते हैं, जो भी चेंजेज होते हैं, उसके प्रति हम लोग भी अपने आप को बदलते हैं, हम लोग भी अपने आप को चेंज करते रहते हैं। ठीक है ना। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग इसके प्रति देख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड्स देम। जैसे जंगली जानवर होता है, जंगली जानवर के तरफ ना यदि आप लाइट जलाओगे तो वो आपसे ना बहुत ही दूर भागेगा। मतलब कि बदलाव क्या हुआ उसके आसपास, लाइट, उसके प्रति उन्होंने रिस्पॉन्ड कैसे किया, भाग के। समझिएगा, यहाँ पे एग्जांपल हम आपको बताना चाह रहे हैं। हमारे आसपास जो भी बदलाव होते हैं उसके प्रति हम लोग भी अपने आप को बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं स्टिमुलाई, है ना। तो एग्जाम्पल यहाँ पे है, वाइल्ड एनिमल के ऊपर यदि आप लाइट जलाओगे, मतलब कि जंगली जानवर है उसके ऊपर यदि आप टॉर्च जलाओगे ना तो आपसे दूर भागेगा। तो क्या उन्होंने बदलाव के प्रति रिस्पॉन्ड किया? बिल्कुल किया। यानी कि आपने टॉर्च जो जलाया वो क्या था, सराउंडिंग में चेंज था, तो क्या उसके प्रति उन्होंने एक्शन किया? बिल्कुल एक्शन किया भाई। उसको डर लग गया लाइट से और वो दूर भाग गया। ठीक है ना। अगला हमारा एग्जाम्पल है कॉकरोच का। कॉकरोचेज बिगैन टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन द किचन इज स्विच्ड ऑन एट नाइट। यानी कि रात में अचानक आप किचन में जाते हैं और अचानक आप लाइट को ऑन कर देते हैं, तो जितने भी कॉकरोच होते हैं वो लाइट को देखकर क्या डर जाते हैं, भाग जाते हैं। मतलब कि आसपास क्या बदलाव हुआ, लाइट का बदलाव हुआ। यानी कि लाइट पहले अंधेरा था, अब उजाला हो गया, तो उसके प्रति क्या उन्होंने अपना एक्शन दिखाया? क्या उन्होंने भी अपने आप को बदला? बिल्कुल बदला भाई। वो आराम से इधर उधर घूम रहा था, लेकिन जैसे अपने लाइट को ऑन किया वैसे वो दूर भाग गया, है ना। तो जो भी हमारे आसपास बदलाव होता है उसके प्रति हम लोग भी अपने आप को बदलते हैं। ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं स्टिमुलाई। एक और एग्जाम्पल है, प्लांट्स लाइक मिमोसा commonly known as touch me not leaves close or fold when someone touches them। आपने देखा होगा, इसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में छुई मुई। प्लांट का नाम क्या है, साइंस में हम लोग इसको कहते हैं मिमोसा, या फिर हम लोग इसको कई बार टच मी नॉट के नाम से भी जानते हैं इस प्लांट को, और हम लोग हिंदी में कहते हैं उस प्लांट को छुई मुई। छुई मुई मतलब, लेकिन जब हम लोग उसको टच करते हैं ना, आप देखते होंगे कि वो अपने आप को सिकुड़ लेता है ना। लेकिन जब हम लोग हाथ वहाँ से हटाते हैं तो फिर वो अपने आप को फैला लेता है। मतलब कि आपने उसको टच किया तो वो अपने आप को उन्होंने क्या कर लिया, मोड़ लिया, सिकुड़ लिया अपने आप को। तो क्या उन्होंने बदलाव के प्रति रिएक्शन किया? यानी कि आप उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं तो क्या है, उसके लिए बदलाव है, चेंज है। तो क्या चेंज के प्रति उन्होंने अपने आप को रिस्पॉन्ड नहीं किया? बिल्कुल रिस्पॉन्ड किया। इसी को हम लोग कहते हैं स्टिमुलाई। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, ये जो इस टॉपिक है ना, ये आपका क्वेश्चन भी था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था क्या कि डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। यानी कि क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट में जो भी बदलाव हो रहे होते हैं, क्या उसके प्रति अपने आप को चेंज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। यहाँ से हमको पता चल गया, एग्जाम्पल भी हम लोग ने देख लिया। चलिए अगला हमारा टॉपिक होगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। तो पहले एक्सक्रीशन के बारे में ही समझ लेते हैं क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज एक्सक्रीशन। यानी कि चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, हर कोई अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता ही है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू अपने बॉडी से आप वेस्ट अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं वही हमारा कहलाता है
प्रोसेस एक्सक्रीशन। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ एक्सक्रीशन क्या है, तो आप क्या बताइएगा? एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान हम लोग अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के तौर पे क्या हो सकता है आपका? टॉयलेट हो सकता है, पसीना हो सकता है, वॉशरूम हो सकता है, ये सब हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड फूड एंड नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन इज कम्प्लीटली यूज्ड, ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। मतलब कि हम लोग जितना खाना खाते हैं क्या हमारे बॉडी में सारा खाना पच जाता है? नहीं, जो खाना पच जाता है वो हमारे बॉडी में लग जाता है, लेकिन जो खाना नहीं पच पाता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है वेस्ट प्रोडक्ट के थ्रू। तो डाउट इसमें? यानी कि हम लोग डेली वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट करते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, हर कोई वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट करता ही है। द रेस्ट हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट, दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। यानी कि हमारे बॉडी में जो खाना पच जाता है पूरी तरीके से वो हमारे बॉडी में लग जाता है, उससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है, और जो खाना नहीं पच पाता है वो हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। यानी कि एक्सक्रीशन प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, चाहे वो टॉयलेट के रूप में निकले या फिर पसीने के रूप में निकले या वॉशरूम के रूप में निकले, ये सब हमारा तरीका होता है एक्सक्रीशन करने का। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि अपने वेस्ट प्रोडक्ट को कुछ दिनों तक अपने बॉडी में ही रख लेते हैं, लेकिन बाद में फिर उसको बाहर करते हैं। जैसे हम लोग क्या है, क्या हम लोग अपने बॉडी के अंदर क्या सप्ताह भर भी वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी में इकट्ठा रख पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, रख पाएंगे, हम लोग का मृत्यु हो जाएगा, है ना। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि अपने वेस्ट मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर ही कुछ दिन तक या फिर कुछ महीनों तक रख लेते हैं, लेकिन बाद में उनको भी बाहर निकालना होता है, नहीं तो फिर उसका भी हालत ख़राब हो जाएगा, मर भी सकते हैं वो लोग, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट एज ए सेक्रेशन। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है सेक्रेशन के रूप में। सेक्रेशन का मतलब हो गया कि जैसे आप कुछ प्लांट देखते होंगे कि उससे ना चिपचिपाहटपन निकलता रहा होता है बार बार। जैसे आप बबूल का पेड़ देखेंगे ना, तो बबूल के पेड़ में बबूल के पेड़ से आप देखेंगे कि हमेशा ना एक चिपचिपाहट लिक्विड बाहर निकलता रहता है उसके बॉडी से। वो क्या है? उसका वेस्ट प्रोडक्ट ही तो है ना। यही तरीका होता है एक्सक्रीशन का, यानी कि अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का, प्लांट में और एनिमल में। कोई डाउट इसमें? हाँ, हर प्लांट में होता है, हर एनिमल में होता है, हर ह्यूमन बींग में होता है। मतलब कि जितने भी लिविंग थिंग है हर कोई एक्सक्रीशन करता ही करता है। क्या? हाँ, देख, प्लांट एक्सक्रीशन कैसे करता है इसका दो तीन तरीका है। देखो, प्लांट एक्सक्रीशन का दो तीन तरीका, जैसे एग्जांपल आपको बताते हैं। प्लांट अपना जो फल है, यानी कि प्लांट में जब आप फल को नहीं तोड़ोगे ना सही समय पर, तो वो फल पक जाता है। वो भी जो पक के फल हमारा नीचे गिर जा रहा है ऑटोमेटिकली, वो भी एक्सक्रीशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद जो लीफ है, पत्ता, और आप देखते हैं ना ऑटम सीजन में पूरा पत्ता नीचे गिर जाता है पेड़ का, वो भी एक्सक्रीशन का एग्जाम्पल है प्लांट में। और प्लांट से आप देखते होंगे कि चिपचिपाहटपन निकल रहा होता है बार बार लिक्विड और ऑटोमेटिक, वो भी एक्सक्रीशन का एग्जाम्पल है। तो ये सब एक्सक्रीशन का तरीका है प्लांट में, ठीक है ना। लेकिन एनिमल में कुछ और है हमारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीशन का टॉपिक कंप्लीट। अगला हमारा है, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। क्या हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों को जन्म देता है? बिल्कुल देता है, चाहे ह्यूमन बींग हो, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, हर कोई अपने जैसे ही बच्चों को जन्म जरूर देता है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स। मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट, सम ऑफ द एग्स हैच एंड यंग वंस कम आउट ऑफ देम। मतलब कि जितने भी अलग अलग प्रकार के एनिमल हैं, सब अपने बच्चों को अलग अलग तरीके से जन्म देते हैं। कुछ एनिमल ऐसे हैं जो बच्चों को डायरेक्टली जन्म दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि पहले अंडा देते हैं, फिर उससे बच्चा बाहर निकलता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया पक्षी का। पक्षी क्या करता है? पहले अंडा देता है ना, उसके बाद फिर उससे बच्चा बाहर निकलता है। लेकिन जैसे गाय का एग्जांपल ले, बकरी का, भैंस का, इन सब का इसमें क्या होता है, ये लोग अंडा नहीं देते हैं, डायरेक्टली अपने बच्चों को जन्म देते हैं। तो कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपने बच्चों को जन्म देने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जन्म अपने बच्चों को सबको ही देता है, इसमें कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर, हाँ इसमें एग्जांपल दिया गया था बर्ड का, यानी कि पक्षियों का। पक्षी पहले अपने बच्चों को जन्म किस रूप में देते हैं? अंडे के रूप में, फिर उस अंडे से बाहर निकलता है उसका बच्चा, फिर वो बड़ा होता है, उड़ने लग जाता है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस थ्रू एग्स
सम एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस, मतलब वही बात हुआ जो हमने अभी आपको कहा कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को डायरेक्टली जन्म देते हैं बच्चे के रूप में, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि पहले अंडा देते हैं फिर उससे बच्चा बाहर निकलता है, ठीक है ना। ये जन्म देने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जन्म तो हर कोई देगा, ठीक है। आगे, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विच कैन जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब सवाल है कि सर प्लांट अपने बच्चों को जन्म कैसे देता है? प्लांट अपने बच्चों को जन्म किस रूप में देता है पता है? सीड के रूप में। यानी कि प्लांट क्या प्रोड्यूस कर देगा? सीड प्रोड्यूस करेगा, बीज। फिर वही बीज जब जमीन के नीचे जमीन पे गिरता है, उसको हवा पानी ये सब मिल जाता है, तो वही बीज हमारा एक नया प्लांट बन जाता है। इस तरीके से प्लांट अपने बच्चों को जन्म देता है। आगे, सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर दैन सीड्स, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट है जो अपने बच्चों को जन्म बीज के बजाय उसके पार्ट से दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिसके टहनी को काट के आप लगा देंगे तो वही हमारा एक नया पौधा बन जाएगा, उसके जड़ को लगा देंगे तो वही हमारा एक नया पौधा बन जाएगा। तो कहने का मतलब प्लांट में भी जन्म देने का तरीका अलग अलग है। दो तरीका है, पहला सीड के थ्रू यानी कि बीज के थ्रू, और दूसरा बॉडी पार्ट के थ्रू। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट अगला हमारा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख लिया जाए, अ पार्ट ऑफ अ पोटैटो विथ अ बर्ड ग्रोथ इनटू अ न्यू प्लांट। यानी कि आपने देखा आलू में कभी कभार छोटा सा प्लांट निकल जाता है, उसको यदि आप जमीन में लगा दोगे आलू के साथ तो वही हमारा एक नया प्लांट बन जाता है। तो कहने का मतलब प्लांट में ग्रोथ मतलब रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। अपने बच्चों को जन्म देने का तरीका प्लांट में दो है, या तो सीड के थ्रू या फिर अपने बॉडी पार्ट के थ्रू। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू कटिंग्स। कटिंग्स मतलब वही हुआ जो हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि अब टहनी को काट के, जड़ को काट के, इसी को हम लोग कहते हैं कटिंग। क्या क्वेश्चन है इसमें? तो यही हो गया हमारा प्लांट में अपने बच्चों को जन्म देने का तरीका। अगला है हमारा, डू ऑल ऑर्गेनिजम्स मूव। क्या हर ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं? मतलब कि जो लिविंग थिंग है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या वो मूव करता है? उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए देखा जाए। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल्सो शो अदर बॉडी मूवमेंट्स। यानी कि एनिमल की यदि बात करें तो एनिमल अपने जगह को बार बार चेंज करते रहते हैं, मतलब वो मूव कर सकता है। लेकिन क्या प्लांट मूव कर सकता है क्या? नहीं, प्लांट मूव नहीं कर सकता। देखो, प्लांट केवल ग्रो कर सकता है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता। मूव करने का कैपेबिलिटी केवल किस में है? एनिमल में। मतलब हम ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल हो गया, इस समय है। प्लांट मूव नहीं करता, प्लांट बस ग्रो करता है, ठीक ना। आगे, प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन सॉइल सो दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि जो प्लांट है वो मिट्टी में अटका रहता है, वो मूव नहीं करता एक जगह से दूसरी जगह, बस वो ग्रो करता है। ओके, नेक्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो मूव्स लाइक a car, a bus, a small piece of paper, clouds and so on, but its movement is totally different from the movement of living things। देखो, मूव तो बहुत कुछ करता है, एक पेपर का टुकड़ा भी मूव करता है, कार, बस, ट्रैक्टर, साइकिल, बाइक, ये सब भी मूव करता है, लेकिन क्या इसका मूवमेंट हम ह्यूमन बीइंग की तरह है क्या? नहीं, इसका मूवमेंट का तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग है। कहने का मतलब लिविंग थिंग अलग तरीके से मूव करता है और नॉन लिविंग थिंग अलग तरीके से मूव करता है, ठीक है ना। दोनों का मूवमेंट का तरीका अलग अलग है। वन सिंगल ऑर्गेनिज्म में डाई विदाउट एवर रिप्रोड्यूसिंग, बट द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट ओनली इफ देयर इज रिप्रोडक्शन। देखो, मतलब यहाँ पे ये साफ कहा जा रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म मर सकता है, लेकिन क्या एक ऑर्गेनिज्म मरने से पूरा खत्म हो जाएगा समस्या? ऐसे समझो आप इसको, मान लीजिए कि एक बकरी मर गया, तो क्या पूरा बकरी मर जाएगा? मतलब एक बकरी के मरने से क्या बकरी का पूरा प्रजाति खत्म हो जाएगा? नहीं, वो तब तक रहेगा जब तक कि बकरी एक भी जिंदा है, तब तक भी रहेगा हमारा। कहने का मतलब यहाँ पे हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म के मर जाने से सारा चीज़ खत्म नहीं होता है, वो फिर भी रहता है। मतलब कि जब तक वो अपने बच्चों को जन्म देता रहेगा तब तक उसका जनरेशन आगे बढ़ता रहेगा। कोई डाउट इसमें? चलो, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर लिविंग थिंग मूव करता है, लेकिन प्लांट मूव नहीं करता। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि प्लांट एक जगह पे ही फिक्स रहता है। अगला टॉपिक हमारा चैप्टर का है, सबसे लास्ट है, 2 पॉइंट इसमें है, व्हाट देन इज लाइफ। चलो जरा इसके बारे में बात करते हैं। वी सी दैट देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा? इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास अलग अलग प्रकार के प्लांट हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल हैं और अलग अलग प्रकार के नॉन लिविंग थिंग भी है। हमारे आजू बाजू सब कुछ है, लेकिन भारी मात्रा में है, सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा है। प्लांट भी बहुत है, एनिमल भी बहुत है, नॉन लिविंग थिंग भी बहुत ज़्यादा है ना। हाउएवर, लेकिन इसके बावजूद, लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स अराउंड अस, वी कैन कंक्लूड दैट लाइफ इज ब्यूटीफुल। देखो,
हमारे आसपास लिविंग थिंग भी है, नॉन लिविंग थिंग भी है, जिंदा चीज़ भी है, मतलब जिंदा चीज़ भी है, मरा हुआ चीज़ भी है, सब कुछ हमारे पास है। इन सभी को हम लोग एक साथ मिलाते हैं, एक साथ एक नज़रिए से देखते हैं, तभी जाकर हमारा लाइफ क्या बन पाता है, ब्यूटीफुल बन पाता है। यानी कि आपको क्या लगता है कि आपके आजू बाजू केवल लिविंग थिंग होगा तभी आप जीवन को जी पाएंगे? नहीं, यदि नॉन लिविंग थिंग आपके जीवन से गायब हो जाए तो आप एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जैसे हवा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। पानी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। क्या हवा के बिना आप एक दिन भी रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। तो कहने का मतलब हम लोगों को जिंदा रहने में लिविंग थिंग के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग का भी बराबर इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यदि एक भी कुछ मिसिंग हो गया तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मतलब नॉन लिविंग के साथ, मतलब लिविंग के साथ साथ हमारे लिए नॉन लिविंग थिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर हमारा लाइफ कैसा बन पाएगा, ब्यूटीफुल बन पाएगा। ओवरऑल क्या हम लोग कह सकते हैं, लाइफ इज ब्यूटीफुल, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक ना। इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। क्या आप लोगों को कोई इस चैप्टर में दिक्कत? चलो कोई दिक्कत नहीं है तो वेरी गुड। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को चैप्टर में और इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।